बीए एवं एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रसाद को समझ रहे हैं। एक कवि को समझने के लिए हमें उसके कृतित्व और व्यक्तित्व को समझना जरूरी होता है। हिंदी साहित्य में कई प्रवृत्तियां रही। इन प्रवृत्तियों में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तब हिंदी साहित्य में छायावाद भी अपनी ही तरह से इस आंदोलन में भूमिका निभा रहा था। और छायावाद को चलाने वाले मुख्यतः 4 कवि थे। ये हम पिछली बार आपको बता चुके हैं। 4 कवियों में से एक प्रसाद, दूसरे निराला पंत और चौथे में महादेवी वर्मा, एक महिला कवयित्री हुआ करती थी। प्रसाद कम से कम उम्र पा सके सिर्फ 48 वर्ष, और इस 48 वर्ष में उन्होंने जितना काम किया, आप ये जान करके हैरान रह जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। पिछले व्याख्यान में आप जान चुके हैं छायावाद के 4 स्तंभ में से एक के बारे में प्रारंभिक जानकारी। हम पुनः याद दिलाएं कि इनकी पहली रचना से लेके अंतिम रचना तक, जिसे चित्राधार कहते हैं, और अंतिम कामायनी को, छायावादी कृतियों में कुछ कृतियां रही जिसमें प्रसाद की आंसू काव्य संग्रह कहा जाता है। यानी पहली छायावादी कृति है आंसू। और भाषाई दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि कोई भी कवि यकायक खड़ी बोली में लिखने नहीं लग गया जिसको आप आज बोलते हो, समझते हो, पढ़ते हो और देश की राष्ट्र एवं राजभाषा कहते हो। इससे पहले कई भाषाएं संस्कृत के बाद अपभ्रंश प्राकृत से होती हुई हमारा क्षेत्र ब्रज भाषा में लिखी गई साहित्य को समझता था। तो इसी तरह से प्रसाद ने भी ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की और उसके बाद खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए। हमने पिछली बार ये देखा कि छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो इस पर विवाद होता है। कुछ प्रसाद को मानते हैं और सर्वसम्मति से 4 को। दूसरी बहस है एक आंसू बनाम कामायनी, यानी एक ही कवि की रचना आंसू है, कामायनी है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इतना तो आप समझ ही गए कि प्रसाद बहुमुखीयता रखने वाले कवि थे, बहुमुखी कवि थे। इनकी कविताओं से गुजरने पर और इनके विचारों से ऐसा लगता है कि रीतिकालीन कविता जो श्रृंगार परक थी, जिसका सामाजिक पक्ष बेहद कमजोर था, उसका विरोध इनके व्यक्तित्व में, रचनाओं में दिखाई देता है। ब्रजभाषा में जब कवि लिखेगा तो उसमें रीतिकाल की भावभूमि आ जाती है, वही शैली आ जाती है। तो शुरुआत इन्होंने भी ब्रजभाषा से की, लेकिन जल्दी ही ये खड़ी बोली में प्रवेश कर जाते हैं। और इनकी काव्य रचना कानन कुसुम 1912 में, जिसमें ब्रजी और खड़ी बोली की रचनाएं रही है, और इसे ही जब वो दोबारा दूसरा संस्करण आता है 1929 में, तब केवल खड़ी बोली
की रचनाएं उसमें शेष रह जाती है। प्रेम पथिक नाम से 1909 में ब्रज में आया, जो 1915 में खड़ी बोली में अनुदित कर दिया जाता है। जब दो भाषा के इस तरह से दो भाषा में आवागमन कवि करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि वे काव्य रचना में, काव्य की दुनिया में एक चौराहे पर थे, जहाँ निर्णय उन्हें लेना था कि वो पूर्व में जाए कि पश्चिम में जाए कि उत्तर में जाए। फिर उन्होंने, ऐसा इसलिए हुआ कि उस दौर में भारतेंदु युग में मैथिली शरण गुप्त लिख रहे थे, हरिओद श्रीधर पाठक लिख रहे थे। ऐसे में प्रसाद इनसे प्रेरणा ले रहे थे, इसलिए कहा जाता है कि वह एक तरह से चौराहे पर थे काव्य की दुनिया में, जो फिर अंततः खड़ी बोली को अपना करके वे एक रास्ता तय करते। झरना 1918 में और 1931 में कुछ रचनाएं जोड़ करके पुनः प्रकाशन होता है। शुक्ल जी का मानना है कि झर्रा में ही छायावादी प्रवृत्ति मिल जाती है। छायावादी प्रवृत्ति कहने का आशय ये है कि भाषा में एक तरह की लज्जत होती है, व्यंजना होती है, और विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यवाद दृष्टिगोचर होता है। एक रचना है खोलो द्वार, जो 1914 की है, और खोलो द्वार में या खोलो द्वार कविता से छायावादी प्रवृत्ति दिखाई देती है, और इसी के आधार पर कई इन्हें छायावाद के प्रवर्तक कह देते हैं, जबकि शुक्ल जी छायावाद के प्रवर्तक इन्हें नहीं मानते। इसके बावजूद कुछ है जो ये देख करके कि 1914 में अगर खोलो द्वार आ जाती है तो निश्चित तौर पर छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद ही कहे जा सकते हैं, जबकि इस बात को शुक्ल जी नकार चुके थे, क्योंकि केवल एक रचना के बल पर किसी एक कवि को किसी एक प्रवृत्ति का प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता। इसलिए सर्वसम्मति इस बात पर बनती है कि जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत तीनों ही एक साथ कहे जाने चाहिए, कहे जा सकते। आपकी रचना आंसू 1925 में आती है। ये विकास का पहला चरण था, जिसमें उनमें अंतर्मुखता दिखाई पड़ती है। दूसरा दौर तब आता है जब 1933 में इसे पुनः लिखते हैं, तब इसमें आत्मविस्तार दिखाई देता है। अंतर्मुखी कवि एक ही खंड काव्य या रचना में जब दूसरी बार उसे पुनः सामने लाता है या दूसरा संस्करण वो आता है, तो उसमें ऐसी रचनाएं शामिल करता है, और उन रचनाओं को पढ़कर के पाठकों को लगता है कि वो अंतर्मुखी कवि आत्मविस्तार कर चुका है। उन रचनाओं में दिखाई देता है कि ये कवि परिवर्तन की कितनी इच्छा सजाए हुए हैं, बेहतर की उम्मीद रखता है, दुनिया किस तरह से बेहतर हो, उनका कवि कर्म, उनकी रचनाएं बेहतर की ओर कैसे हो, या सुंदरता की आकांक्षा उनमें कूट कूट कर भरी हुई है कि वो सुंदरता और आनंद के आकांक्षी रहे। आंसू एक ऐसी रचना रही है जिसका बड़ा पाठक वर्ग रहा। आंसू कामायनी